इजराइल और हमास के बीच 10 दिन से जंग जारी है। फिलिस्तीन का कहना है कि इजरायली हमले में अब तक उसके 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में उसके 1400 लोगों की मौत हुई। 13 अक्टूबर को आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया था। कहा था कि उसकी फ्लोटिला 13 यूनिट ने हमास के 60 से ज्यादा आतंकियों को मारकर उनके कब्जे से 250 बंधकों को आजाद कराया है। अभी भी उनके कब्जे में 150 से ज्यादा बंधक हैं, जिन्हें जीवित बचाकर लाने के लिए एक दूसरी यूनिट सायरेत मक्कल को लगाया गया है। बंधकों को छुड़ाने जैसे ऑपरेशंस में इस यूनिट को महारत हासिल है, इसलिए इसका नाम इजराइल के इतिहास में खास तौर पर दर्ज है। क्या है ये यूनिट, कब बनी, कैसे काम करती है, विस्तार से जानेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ की सर्वोच्च कमान को जनरल स्टाफ या मत्कल कहा जाता है और आईडीएफ में रिकॉन्शंस यानी दुश्मन की टोह लेने के काम में माहिर स्पेशल फोर्स टुकड़ियों को कहा जाता है सायरेत। तो सायरेत मत्कल हुई जनरल स्टाफ को रिपोर्ट करने वाली खुफिया यूनिट। इसके गठन का इतिहास पुराना है। वेस्ट बैंक के इलाके में एक जगह है किबिया। साल 1954 में यहाँ इजरायली सैनिकों ने कुछ फिलिस्तीनियों को मार दिया। इससे भड़के आक्रोश के बाद इजराइल की पहली स्पेशल ऑपरेशन यूनिट 101 को भंग कर दिया गया। अब आईडीएफ के पास सायरेत 13 को छोड़कर कोई स्पेशल फोर्स यूनिट नहीं थी जिसके जरिए वो खास ऑपरेशन को अंजाम दे सके। यूं भी साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिटपुट लड़ाई जारी थी। दोनों पक्ष एक दूसरे के लोगों को बंधक बना रहे थे। इसलिए सीक्रेट मिशंस के अलावा बंधक समस्या से निपटने के लिए भी इजराइल को एक खास यूनिट चाहिए थी। इस साल 1957 में आईडीएफ जनरल स्टाफ को सुझाव दिया गया कि ऐसी यूनिट बनाई जाए जिसके कमांडोज को दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में भेजा जा सके। इस वक्त तक इजराइल की एक इंटेलिजेंस यूनिट हुआ करती थी, अमन्स यूनिट 154। अब इसे यूनिट 504 कहते हैं। इसी यूनिट के तहत सायरेत मत्कल की स्थापना हुई। तब इसे दी यूनिट या यूनिट 269 के नाम से जाना जाता था। ये यूनिट सीधे आईडीएफ जनरल स्टाफ को रिपोर्ट करती है। इजराइल ने सायरेत मत्कल को ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस यानी एसएएस की तर्ज पर बनाया है। स्पेशल ऑप्स की दुनिया में एसएएस का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सायरेत की टुकड़ियां खास तौर पर 2 काम करती हैं। पहला, इजराइल की हिफाजत के लिए स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस या रणनीतिक खुफिया जानकारी जुटाना, और दूसरा, देश के लिए आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देना और इजरायली बंधकों को दुश्मन के चंगुल से सुरक्षित रूप से आजाद करवाना। स्पेशल यूनिट का मोटो है, जो साहस करता है वो जीतता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर के मुताबिक इस स्पेशल यूनिट में सिलेक्शन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है। पूरे 2 साल तक ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद इसके कमांडोज को शहरों में कॉम्बैट और पेट्रोलिंग करनी होती है। बम और लैंड माइंस को डिफ्यूज करने की तकनीक सिखाई जाती है। फायरिंग की ट्रेनिंग के साथ रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल में जिंदा रहने का कौशल सिखाया जाता है। साथ ही मार्शल आर्ट, नेविगेशन, जासूसी की स्ट्रैटेजी, जंग के वक्त हर तरह की गाड़ियों की ड्राइविंग, आपातकालीन मेडिकल ट्रेनिंग, गुरिल्ला वॉर वगैरह सिखाया जाता है। सायरेत मत्कल के कमांडोज को दुश्मन की कैद में भी जिंदा रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रेनिंग के आखिरी 4 दिनों में हर कमांडो को 120 से 150 किलोमीटर का पैदल मार्च करना होता है। तभी उन्हें रेड बेरेट यानी सेना के जवान की लाल टोपी मिलती है। 60 का दशक इजराइल के लिए सबसे अशांत रहा। ये 6 डे वॉर का दशक था। इस यूनिट ने सबसे पहले साल 1962 में लेबनान में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। फिर कुछ महीने बाद सीरिया में एक ऑपरेशन किया, ये भी सफल रहा। इस दौरान इस यूनिट ने सिनाई प्रायद्वीप के इलाके में कई इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए। 70 का दशक आते आते इस यूनिट को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन काउंटर टेररिज्म और रेस्क्यू टेक्निक वाली यूनिट के बतौर जाना जाने लगा। साल 1972 में इस यूनिट को म्यूनिक नरसंहार के पहले जर्मन सैनिकों के साथ काम करने के लिए भेजा गया। इसके बाद इस यूनिट ने कई ऑपरेशन अंजाम दिए। मसलन साल 1972 में ऑपरेशन क्रेट 3, 73 में योम किपुर वॉर, 75 में सिवाय ऑपरेशन, साल 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बाद पूरी दुनिया में इस यूनिट का डंका बज चुका था। 27 जून 1976 के रोज तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले फ्रांस के एक प्लेन को पेरिस पहुंचने से पहले हाईजैक कर लिया गया। इसमें 12 क्रू मेंबर्स के अलावा 246 यात्री थे। हाईजैकर्स में 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी यानी पीएलओ और 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से थे। प्लेन को युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर लैंड करवाने के बाद हाईजैकर्स ने इजराइल सहित 4 देशों से
53 फिलिस्तीनियों को रिहा करने और 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी लगभग 41 करोड़ रुपए की रकम अदा करने की मांग रखी। प्लेन को अगवा करने वालों से इजराइल ने 4 जुलाई तक का वक्त मांगा और यात्रियों की सुरक्षित रिहाई का जिम्मा मोसाद और सायरेत मत्कल को दिया गया। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के छोटे भाई योनाथन नेतन्याहू सायरेत मत्कल के कमांडर थे। उनकी अगुवाई में यूनिट के करीब 200 कमांडो की टीम C-130 सुपर हर्क्यूलिस विमानों से युगांडा पहुंच गई। सभी नागरिक सुरक्षित आजाद करवा लिए गए, लेकिन इस ऑपरेशन में योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई। बेंजामिन नेतन्याहू भी 5 साल तक सायरेत मत्कल का हिस्सा रहे, कमांडो की तरह करियर शुरू किया और टीम लीडर बने। कई छापेमार युद्धों का हिस्सा रहे, कई बार घायल भी हुए। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक साल 2011 में उन्होंने कहा था, मुझे याद है शांति से पहले उस दौर में क्या माहौल था। मैं स्वेज नहर के अंदर हुई गोलीबारी में लगभग मारा गया था। सायरेत मत्कल ने अपनी स्थापना के बाद से अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इनमें ऑपरेशन गिफ्ट यानी 1968 से लेकर ऑपरेशन आर्चर 2007 तक शामिल है। इस यूनिट का आखिरी बड़ा ऑपरेशन साल 2017 में सीरिया में ISIS के खिलाफ था। इस यूनिट का दबदबा इजराइल की सियासत में भी कायम रहा है। इसके कई अधिकारी इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं, वहीं कुछ रक्षा मंत्री भी रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।